लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 24 अगस्त का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ विमेन। ठीक है, तो रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि भाई ये कमेटी बिठाएंगे जो डिसाइड करेगी कि औरतों की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। राइट नाउ इट इज़ 18 फॉर विमेन एंड 21 फॉर मेन। ठीक है, अब भाई क्यों ज़रूरत पड़ गई अचानक विमेन को इतना मैरिज के बारे में मिनिमम एज डिक्लेयर करने की। तो हेडेड बाय जया जेटली एक कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है, जून में, टू एग्जामिन मैटर्स रिलेटेड टू क्या एज होनी चाहिए मदरहुड की बेसिकली अचीव करने की। क्या होता है कि एक मिनिमम एज सेट कर देती है सरकार, उससे तहत क्या होता है कि फिर वो बेनिफिट्स उसी एज के अकॉर्डिंग देती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैटरनल मोर्टालिटी रेशो कम होगा। अब ये क्या चीज़ है, तो मैटरनल मोर्टालिटी रेशो क्या होता है, जब मदर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है या फिर उसकी प्रेगनेंसी के बाद उसको बेबी हो जाता है, उसके 42 डेज बाद, ठीक है, या तो प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के 42 डेज बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको मैटरनल मोर्टालिटी में काउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मदरहुड की वजह से उसकी मोर्टालिटी होगी, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, सो ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके फिर वो सब डिक्लेयर करेंगे। लॉ क्या कहता है कि भाई 21 एज तो आदमियों की है और 18 एज फॉर विमेन रिस्पेक्टिवली मिनिमम एज होनी चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द एज ऑफ मेजॉरिटी। एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है इंडिया में, 18। ठीक है, मतलब बेसिकली इसके बाद मतलब मेजॉरिटी एज है कि इसके बाद लोगों इंसान को एक बड़ा मान लेते हैं, जैसे कि आप जुवेनाइल भी हम 18 साल से ऊपर ही बच्चे को मानते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल क्या होता है, एज ऑफ मेजॉरिटी एट 18 अचीव करता है एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट ऑफ 1875। हिंदूज में सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने भी सेम एज बोल रखी है कि भाई 18 होगी लड़कियों के लिए, 21 होगी लड़कों के लिए। चाइल्ड मैरिज इज इलीगल नहीं है बट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड एट रिक्वेस्ट ऑफ माइनर। अगर माइनर नहीं चाहती तो वो मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो सकती है, पर ऐसा चाइल्ड मैरिज इलीगल नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में। इस्लाम में क्या होता है, मैरिज ऑफ माइनर जो प्यूबर्टी अटेन कर चुका है उसकी वैलिड होती है। एंड स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 बोलते हैं कि भाई यही होना चाहिए, 18 और 21 होना चाहिए और चाइल्ड मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, और ये सब बात करते हैं चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट। तो ये लॉ को रीलुक क्यों किया जा रहा है, सबसे पहले तो जेंडर न्यूट्रलिटी आनी चाहिए कि भाई 18 और 21 क्या होता है, नहीं आप 21 कर दो, ठीक है, या 18 कर लो, तो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अर्ली प्रेगनेंसी एसोसिएटेड रिस्क होती है। अब कोई 18 साल की लड़की की शादी हो गई, मान लो वो 19 साल में प्रेग्नेंट हो जाती है, 20 साल में हो जाती है, सो दिस इज़ अ वेरी अर्ली एज। क्या होता है कि बहुत अर्ली एज भी खतरनाक होती है प्रेगनेंसी के लिए, और बहुत लेट एज लाइक 30-31 एज, 31 नहीं 35, 30, 32 एज इज़ क्वाइट डेंजरस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चों को कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड डिस्पाइट लॉज मैंडेटिंग मिनिमम एज, फिर भी चाइल्ड मैरिजेस काफ़ी प्रेवेलेंट है। ठीक है, एंड ये सब चीज़ें होता है। एंड चाइल्ड बॉर्न टू अडोलेसेंस मदर 10 to 19 वर 5% मोर लाइकली टू बी स्टंटेड। स्टंटेड क्या होता है, शॉर्ट है उनकी मतलब जो उनकी हाइट है, ठीक है, वो उनकी शॉर्ट है देन मतलब उनके एज के बच्चों से। ठीक है, तो जो स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, माल न्यूट्रिशन है, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं दैन दोज टू बॉर्न टू यंग अडल्ट। तो आप ये कोट कर सकते हैं, इसके लिए ये लॉ, इस लॉ को रीलुक करने की ज़रूरत है कि मैटरनल मोर्टालिटी को कर्ब करना है, बच्चों की हेल्थ अच्छी हो जो विमेन प्रेग्नेंट है, एंड चाइल्ड मैरिजेस को कर्ब करने के लिए, एंड बेसिकली जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए। सो दीज 3-4 पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर। देन नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके तहत एक नेशनल हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट होगी, जैसे हमारा आधार कार्ड है। ठीक है, अब आधार कार्ड में जैसे नंबर होते हैं उसी तरीके से 12 नंबर का आधार कार्ड होता है, उसी तरीके से नेशनल हेल्थ आईडी होगी। तो पहले तो पायलट प्रोजेक्ट में लॉन्च करेंगे, कुछ यूनियन टेरिटरीज में ही लॉन्च करेंगे, ऐसे नहीं स्टेट में सीधा पैसा इतना खर्च कर देंगे, तो यूनियन टेरिटरीज में होगा पहले, तो देन बाकी स्टेट्स में रोल इन किया जाएगा। बेसिकली क्या होगा, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा एंड सभी लोगों के पास एक यूनिक हेल्थ आईडीज़ होंगी ताकि उनका जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है वो डिजिटाइज हो सके, ऐसे पर्ची ले लेके डॉक्टर साहब के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। मिशन इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी आएगी हेल्थ केयर में। एंड जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत इसको मतलब उसके अंडर है बेसिकली ये कि हम डिजिटाइज्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। की फीचर्स क्या होंगे, 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स होगी, हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर की ऑनलाइन आप कंसल्ट कर सकते हो, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह ये सब आपकी डिजिटली जनरेट हो जाएंगे। फार्मेसी भी ऑनलाइन, घर पे डिलीवरी हो जाएगी, एंड टेलीमेडिसिन भी कि आप ऑनलाइन ही कंसल्ट कर सकेंगे। मैंडेट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उसको बोला गया कि आप डिज़ाइन करो इस तरीके का मिशन करने के लिए। ठीक है, तो जो भी आप पेजेस पे लिखना चाहोगे, किस तरीके का पेज यूज़ करोगे हेल्थ आईडी जनरेट करने के लिए, बेसिकली सॉफ्टवेयर वगैरह सब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जनरेट करेगी। कोल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, हेल्थ आईडी के डिजी डॉक्टर एंड हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री कौन ऑन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी, तो स्टेट्स को ये काम नहीं देगी। ठीक है,
जैसे कि जन आरोग्य में भी सारा काम सेंटर ही करती है, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सो दैट्स द थिंग. प्राइवेट स्टेक होल्डर विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट एंड क्रिएट देयर ओन प्रोडक्ट्स. अगर आप आना चाहते हो तो आ जाओ. कोर एक्टिविटीज़ एंड वेरिफिकेशंस फिर उनको सरकार से लेनी पड़ेंगी. अंडर द मिशन एवरी इंडियन को मिलेगा ये हेल्थ ID कार्ड, एंड जो मेडिकल डिटेल्स है उसकी स्टोर रहेंगी, इंक्लूडिंग प्रिस्क्रिप्शन, क्या ट्रीटमेंट लिया, क्या रिपोर्ट आई एक्सरे CT स्कैन की, एंड जो समरी डिस्चार्ज की समरी है कि घर जाने के बाद आपको ये दवाई टाइम से लेनी है, वो सब उसमें होंगी. एंड सिटीजन्स विल बी एबल टू गिव देयर डॉक्टर एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वन टाइम एक्सेस टू दिस डाटा. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो देखें ये सब चीज़ें तो आप उनको पासवर्ड बता देना, उनको एक्सेस दे दिया जाएगा, बट दैट विल बी वन टाइम. ठीक है, ताकि उसकी प्राइवेसी ब्रीच ना हो. व्हाट वाज द नीड, ताकि वो लिबरेट कर सके सिटीजन्स को. ठीक है, कि डॉक्टर ढूंढो, सीकिंग अपॉइंटमेंट, पेमेंट कैसे करें, फिर उसके लिए लंबी लंबी लाइनें के लिए सेवरल राउंड्स जो लग जाते हैं हॉस्पिटल के लिए, प्रिस्क्रिप्शन सीट के लिए, तो ये सब उसको एलिमिनेशन के लिए बेसिकली जो इस चीज़ में टाइम ख़राब हो जाता है. ये काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है. ठीक है, जो 2018 में नीति आयोग ने प्रपोजल दिया था कि भाई एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म होना चाहिए नेशनल हेल्थ स्टैक का, उसको बेसिकली इम्प्लीमेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ नेशनल हेल्थ ID एंड नेशनल हेल्थ मिशन. ठीक है, सो ग्लोबल इंस्टेंसेस क्या पहले ऐसा हुआ है कि हाँ भाई यूनाइटेड किंगडम में भी हुआ था 2005 में, उन्होंने भी ये सब किया था, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स क्रिएट किए थे, पर दिक्कत क्या हुई कि वहाँ पे एक्सचेंज ही नहीं होता था, नो नेशनल हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज. तो इससे क्या हुआ कि वो बंद करना पड़ा फाइनली, एंड इतना ज़्यादा महंगा ऑब्वियसली टैक्स पेयर्स की मनी वेस्ट हुई, एंड फाइनली इसको बंद करना पड़ा. तो ये हमें दूसरी कंट्री से सीख लेनी चाहिए, एंड वी शुड इंश्योर कि इस तरीके की चीज़ें हमारी कंट्री में रेप्लिकेट ना हो. ठीक है, देन इज़ अबाउट तीस्ता वाटर डिस्प्यूट. तो इंडिया एंड बांग्लादेश ने इंगेज कर रहे हैं फिर से कि भाई वाटर शेयरिंग कैसे की जाए तीस्ता रिवर के अकॉर्डिंग. तो तीस्ता रिवर है क्या, बेसिकली ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की. अब ब्रह्मपुत्रा आपको पता है यहाँ से आएगी, तिब्बत से आएगी, फिर यहाँ इंडिया में घुसेगी, और फिर ये बांग्लादेश में, यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर कर जाती है. ये बांग्लादेश है, तो यहाँ पे ये तीस्ता रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है. ट्रिब्यूटरी क्या होता है, जो मेन रिवर को ज्वाइन करती है. डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, जो मेन रिवर से आगे फ्लो हो जाती है. ठीक है, मेन रिवर से फ्लो होती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटरी, और जो मेन रिवर को फॉर्म करती है दैट इज ट्रिब्यूटरी. दिस थिंग यू मस्ट रिमेंबर. ठीक है, अभी कंसर्न क्यों है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी हमारा चाइना एंड इंडिया का फेस ऑफ चल रहा है, एंड चाइना ने बोला है बांग्लादेश के साथ कि हम आपको लोन दे देंगे. ठीक है, इस तरीके से, एंड आप हमें बेसिकली वो घुसना चाहते हैं इंडिया इस डील में, एंड आपको इतना नहीं उसमें होना चाहिए. बट इंडिया का कंसर्न यही है क्योंकि चाइना ऑब्वियसली बांग्लादेश के साथ ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशंस बना रहा है. सबसे पहले तो जीरो ड्यूटी डिक्लेयर कर दी गई 97 के इम्पोर्ट्स पे, जो बांग्लादेश उनको एक्सपोर्ट करेगा ना, उस पर वो जीरो ड्यूटी लगाएंगे. तो कंसेशन फ्री है, तो बांग्लादेश तो भाई खुश हो जाएगा, उनको ज़्यादा सामान बेचेगा, एंड बेसिकली अलाइन हो जाएगा. एंड जैसे जैसे चाइना हमारे हर एक नेबर्स को नॉक डाउन किए जा रहे हैं, सो दिस इज़ अ रियल कंसर्न फॉर अस. एंड अभी चाइना ने जो ईरान में भी सेम चीज़ की है. ठीक है, वहाँ पे हमने जो पोर्ट डेवलपमेंट के लिए छाबाहर पोर्ट का सेम चीज़ ईरान में की, एंड अभी ईरान इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू चाइना, क्योंकि चाइना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं. सेम चीज़ वो बांग्लादेश के साथ करें, एंड लाइक दिस वी आर लूजिंग आवर मोस्ट ट्रस्टेड लेबरर्स. ओके, सो तीस्ता रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा है, फ्लोइंग थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश, ओरिजिनेट इन द हिमालयाज. ठीक है, इन द सिक्किम, नियर द सिक्किम, फ्लोज इन द साउथ थ्रू वेस्ट बंगाल बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश. साउथ वेस्ट बंगाल के साउथ में भी होती है, एंड बांग्लादेश में भी एंटर करती है. ये तीस्ता रिवर है. ठीक है, ब्रह्मपुत्रा के बारे में नहीं बता रखा, तीस्ता रिवर है, तो तीस्ता सिक्किम से ओरिजिनेट करती है. ठीक है, तीस्ता बराज डैम है. ठीक है, जो बेसिकली डैम है टू प्रोवाइड इरिगेशन टू द प्लेन्स बिटवीन अपर पद्मा एंड जमुना. तो एफर्ट क्या है, पहले भी ऐसे हुए कि हाँ भाई नेगोशिएशन हुए हैं. 2011 में एक इंटरिम डील भी साइन की गई थी. ठीक है, कि भाई 15 साल तक ये डील चलेगी, पर ये डील काम नहीं करी, जिसमें इंडिया को 42% वाटर मिलना था एंड बांग्लादेश को 37.5. फिर बांग्लादेश ने बोला कि फेयर वाटर होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का तीस्ता रिवर का ऑन द लाइन्स ऑफ गंगा वाटर ट्रीटी. ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट टू शेयर सरफेस बिटवीन द फराखा बैरेज नियर द म्यूचुअल बॉर्डर. तो बेसिकली हुआ था, बट अभी ऐसा कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं है उनके साथ. 2015 में इंडिया प्राइम मिनिस्टर विजिट टू ढाका, एक्सपेक्टेड जनरेशन की भाई इस तरीके की डील होगी, बट इट स्टिल रिमेन्स अनरिजॉल्व. हाउएवर इन इंडिया इंडिविजुअल स्टेट हैव सिग्निफिकेंस ओवर ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट्स इम्पेंडिंग द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेट ज़्यादा करते हैं कि उनका आपस में कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है. वेस्ट बंगाल इज़ वन ऑफ द की स्टेक होल्डर, क्योंकि ऑब्वियसली वो वेस्ट बंगाल से पास होती है इन द साउथ वेस्ट बंगाल.
ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, देखो तीस्ता रिवर ये इधर आ रही है, ठीक है। ये हमारा तो नहीं, बांग्लादेश है, एंड ये ऊपर हमारा वेस्ट बंगाल पड़ता है। तो तीस्ता रिवर यहाँ सिक्किम से ऊपर जनरेट होके आती है, एंड दिस इज ब्रह्मपुत्रा रिवर। सो इसका फ्लड प्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ तीस्ता रिवर क्या है, 14% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ बांग्लादेश एंड प्रोवाइड डायरेक्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू 73% ऑफ पॉपुलेशन। तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्लड प्लेन्स 14% ऑफ द क्रॉप एरिया की फ्लड प्लेन्स हैं। तो फ्लड प्लेन क्या होता है, बेसिकली जो एरिया फ्लडेड हो जाता है जब काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है उसको फ्लड प्लेन कहते हैं। और ये फाइनली ऐसे मान लो ये पूरा एरिया है, ये रिवर यहाँ से पास हो रही है, तो ये सारा फ्लड प्लेन है, इसके आसपास का एरिया, यहीं इसका पानी तो इसको मिलता है इस रिवर में जाके, है ना। सो इसको फ्लड प्लेन कहते हैं। तीस्ता लाइफ लाइन है नॉर्थ बंगाल की, आप देख सकते हैं इधर, and almost half dozen of the district of West Bengal are dependent on water of Teesta. तो West Bengal is also dependent and Bangladesh is also dependent, so we need to resolve a framework जिससे equity distribution हो सके water का. Then is about insolvency process will be initiated against Anil Ambani. So देख लो भाई, मतलब इनके ऊपर भी insolvency process की बात आ गई है, तो हम कहाँ हेड कर रहे हैं वी नेवर नो। सो ये है एनसीएलटी ने अलाउ किया है टू इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेसिंग अगेंस्ट अनिल अंबानी आफ्टर 2 कंपनीज ने बोला कि भाई उन्होंने हमारा पैसा वापस नहीं दिया क्योंकि उन्होंने पर्सनल गारंटी ली थी, ठीक है, अगेंस्ट द लोन्स प्रोवाइडेड टू हिज फर्म्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो प्रोसेस क्या होगा, हम ये पूरा कंटेक्स्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये दिखाती हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी होता क्या है। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, जब इंडिविजुअल या कंपनीज अनएबल टू रीपे देयर आउटस्टैंडिंग डेट, उधार लिया और वापस नहीं दे पा रहे, इंसॉल्वेंसी। बैंकरप्सी में क्या होता है, जब एक कोर्ट में डिक्लेयर हो जाता है कि एक पर्सन एक नंबर का इंसॉल्वेंट है, ठीक है, जब ये इंसॉल्वेंसी कोर्ट में प्रूव हो जाती है उसे बैंकरप्सी बोलते हैं, ठीक है, या किसी भी ट्रिब्यूनल वगैरह के आके इट इज़ अ लीगल डिक्लेरेशन कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है और हम पैसा नहीं दे सकते। सो ये 2 चीज़ों में फ़र्क पता चल गया। देन आईबीसी क्या होता है, 2016 में आया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है, ताकि इसने सब लॉस को रिप्लेस कर दिया एंड जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसको मतलब फटाफट करने के लिए जो इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस का रिजोल्यूशन है कि उसको फटाफट ख़त्म करवाना है कि ऑब्वियसली अगर डिक्लेयर कर दिया मैं पैसे नहीं दे सकता तो उसको ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है या जो भी उसके पास सोना जेवरात जो भी है उसको प्लेज करके वहाँ से पैसा निकाल के उसके स्टेक होल्डर्स को दे देंगे। सो दिस वाज आईबीसी, ठीक है। एंड कोड में क्या था कि भाई जो डेप्टर्स हैं क्रेडिटर्स हैं वो जो जिसने उनमें पैसा लगाया है कंपनी में वो भी इनिशिएट कर सकते हैं कि भाई ये दिवाला निकल गया इसका और इससे हमारे पैसे निकलवाओ, या एक पर्सन खुद से भी इनिशिएट कर सकता है कि भाई मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चालू हो जाना चाहिए। तो रिजोल्यूशन प्रोसेस क्या होना चाहिए, विल हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन मैक्सिमम ऑफ 270 डेज। तो भाई ज़्यादा ऐसे लंबी चौड़ी ये नहीं 6 साल चलता रहे, 270 दिन में ख़त्म करना है, ठीक है। इन मार्च दिस ईयर गवर्नमेंट रेज्ड थ्रेशोल्ड, ठीक है, पहले क्या था 1 करोड़ 1 लाख था कि भाई 1 लाख वाले लोग मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं कि अगर 1 लाख से ज़्यादा इन अ व्यू ऑफ प्रिवेंटिंग ट्रिगरिंग टू सच प्रोसीडिंग अगेंस्ट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो 1 लाख से इन्होंने 1 करोड़ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कि भाई इतने अमाउंट का अगर दिक्कत है, इतने अमाउंट अगर आपके पेंडिंग है तभी जाके हम ये चीज़ चालू करेंगे। अभी जैसे 1200 करोड़ है जो अनिल अंबानी के उसके क्योंकि उन्होंने 1200 करोड़ की वो नहीं डिक्लेयर की, अगर किसी ने आपके 1 करोड़ लेके और वो रीपे नहीं कर पा रहे तो ही आप ये चीज़ डिक्लेयर कर सकते हो। ये 1 लाख वाला जो फंडा था इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि फिर एसएमईज़ है जो एमएसएमईज़ है उनमें तो इतनी ही इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो फिर वो ज़्यादा इसके रेडार में आ जाते हैं। कोड क्रिएटेड वेरियस इंस्टीट्यूशंस, तो सबसे पहले क्या होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होंगे, ठीक है, बेसिकली ये ट्रेंड होते हैं जो वहाँ जाके रिजोल्यूशन प्रोसेस करेंगे, वहाँ जाके उनको देखेंगे कितना सोना है कितनी प्रॉपर्टी और इसको कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे, कैसे इसको बेच के हमें पैसे निकलवा सकते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को ट्रेन करती है, ठीक है, एग्जामिनेशंस कराती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के, एंड कोड ऑफ कंडक्ट होता है बेसिकली ये बताते हैं इस तरीके से आप करवा सकते हो। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़, क्रेडिटर्स विल रिपोर्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ डेप्ट ऑन टू देम बाय डेप्टर, सच इन्फॉर्मेशन विल इंक्लूड रिकॉर्ड्स ऑफ डेप्ट लाइबिलिटीज़ एंड डिफॉल्ट्स, ठीक है। तो कितनी कितनी यूटिलिटीज़ है, कितना कितना डेप्ट लाइबिलिटी और कहाँ कहाँ उसने डिफॉल्ट किया, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़। इनकी हेल्प से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को एक अच्छा रोड मैप मिलता है काम करने के लिए। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ क्या होती है, जो एनसीएलटी है वो होती है भाई कंपनीज़ के लिए, और डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होती है फॉर इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल्स की एडजुडिकेशन करेगी, वहाँ पे जाके सुनवाई होती है, ठीक है, इनिशिएट करने की अपॉइंट करने की इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की, एंड अप्रूव द फाइनल डिसीजन ऑफ क्रेडिटर्स। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, ठीक है, तो ये बोर्ड सब रेगुलेट करता है।
द बोर्ड विल रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एजेंसीज, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ ऑफ द कोड। एंड इसमें कौन होते हैं? आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, कॉर्पोरेट अफेयर्स क्योंकि कंपनीज इन्वॉल्व है, और लॉ मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये सब इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और फॉरेन जो कंपनीज हैं उनके साथ भी ये चीज़ पॉसिबल है जो आईबीसी के अंदर है, पर इसके लिए हमें जो कॉम्पिटेंट कंट्री है उसके साथ एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अभी ये चीज़ नहीं है, बट ये बता रही हूँ मैं आपको कि फॉरेन जो कंपनीज है उनके लिए भी एलिजिबल है ये आईबीसी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, एनएफएसए 2013। अब बोला है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं ना उनको भी हम इसके अंदर एक्ट करेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, उनसे उनकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी। सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकते हैं कि जो ये हमारा एनएफएसए एक्ट है इसकी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कराएं। सेक्शन 10 क्या बोलता है? प्रोवाइड फॉर कवरेज अंडर अंत्योदय अन्न योजना। तो जो अंत्योदय अन्न योजना ये 2000 में ईयर 2000 में स्कीम चालू की गई थी, जिसके तहत सब्सिडाइज्ड फूड, ठीक है, 3 kg ऑफ वीट एंड 2 kg ऑफ राइस में बेसिकली लोगों में बांटते थे। तो जो इसके तहत जो लोग इन्वॉल्व थे वो फिर एनएफएसए में इंक्लूड हो गए थे, ये सेक्शन 10 इसका कहता है। डिसेबिलिटी अब नया क्राइटेरिया है फॉर द इंक्लूजन ऑफ बेनिफिशरीज अंडर अंत्योदय अन्न योजना। एनएफएसए 2013 क्या है? एडिक्वेट क्वालिटी फूड हो, अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को दिया जाए ताकि वो डिग्निटी से अपनी लाइफ जी सके। कवरेज एंड एंटाइटलमेंट अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत लोगों को खाना बांटा जाता है, तो वो इसमें ऐड है। ठीक है, तो पीडीएस सिस्टम है जो राशन की दुकानें हैं। कवर्स 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एंड 25% ऑफ रूरल पॉपुलेशन। एंड वो क्या होता है? 5 kg पर पर्सन पर मंथ दिया जाता है, पर जो पुअरेस्ट लोग हैं उनको 35 kg पर हाउस होल्ड दिया जाता है खाने का, अज्यूमिंग कि उनके घर में 7 लोग हैं एज पर AAY। सब्सिडाइज प्राइसेज एंड द रिविजन, तो रिवाइज होते रहते हैं, बट फिलहाल प्राइस क्या है? 3 रुपीज़ पर केजी राइस एंड 2 रुपये की वीट मिलती है पर केजी, एंड 1 kg की कोर्स ग्रीन, बाजरा, मिलेट्स एक्सेट्रा। आइडेंटिफिकेशंस कौन करता है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज खुद से करती हैं, और फिर उनका एक डेटाबेस क्रिएट होता है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाता है वीमेन को एंड चिल्ड्रन को, ठीक है, 6 से 14 एज के बच्चों को, ठीक है, एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिया जाता है एज पर द ICDS। तो ये ICDS स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, उसके तहत, और ये जो NFSA है इन दोनों के तहत उनको फूड दिया जाता है, एंड मिड डे मील स्कीम को भी इसी में इंटीग्रेट किया जाता है। माल न्यूट्रिशंस को थोड़ा ज़्यादा खाना दिया जाता है। मैटरनिटी बेनिफिट 6000 रुपये का दिया जाता है। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट में क्या होता है? राशन कार्ड इशू करने के लिए एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड को ही अपना हेड ऑफ द हाउस होल्ड मान के राशन कार्ड पे उनका नाम होता है। ग्रीवांसेस रिड्यूसल मैकेनिज्म स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए गए हैं, एंड जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और डीलर का मार्जिन उसको कम से कम रखा गया है। एंड जो डीलर्स FPS क्या होते हैं? फूड प्राइस शॉप के बेसिकली जो राशन शॉप ऑनर्स होते हैं उनको बोला है कि अपना मार्जिन कम से कम रखो, एंड एक्सपेंडिचर हम आपको देंगे जो भी आप वीट वगैरह ट्रांसपोर्ट करवाते हो, तो ये सब दिया जाता है। एंड इट विल बी प्रोवाइडेड, जो असिस्टेंस दी जाती है बेसिकली स्टेट्स को, और ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड करती है। एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है, सोशल ऑडिट क्रिएट किए जाते हैं, एंड विजिलेंस कमेटी बिठाई जाती है। फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाता है, अगर आपको किसी महीने खाना नहीं मिला तो पैसे दिए जाते हैं। पेनल्टी होती है अगर कोई ऐसा ऑफिसर पाया जाता है इसमें घपला करता हुआ, एंड स्टेट फूड कमीशन उसको पेनल्टी इम्पोज करता है। सो दिस वाज अबाउट NFSA 2013। देन BIS ड्राफ्ट स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, तो उन्होंने बोला एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है भाई, इस तरीके से हम काम करेंगे। प्रोसेस ऑफ वाटर सप्लाई, क्योंकि क्या है, जल जीवन मिशन है, उसके तहत क्या है, हमें पाइप्ड वाटर सप्लाई करना है सभी हाउस होल्ड्स को टिल 2024, तो उसके लिए एक ड्राफ्ट तो होना चाहिए ना, कैसे कैसे काम करेंगे। प्रोसेस ऑफ वाटर सप्लाई फ्रॉम रॉ वाटर सोर्सेज, की भाई टैप्स तक कैसे लेके जाएं पानी, ठीक है, रॉ वाटर सोर्सेज से। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर सप्लाई और वाटर यूटिलिटी एंड वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी तो बहुत है पर उसको प्योरीफाई हम नहीं कर पा रहे, तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी डेवलपमेंट बेहतर तरीके से कराई गई है। तो गाइडलाइंस फॉर टॉप मैनेजमेंट ऑफ वाटर यूटिलिटी, क्या क्या होनी चाहिए गाइडलाइंस, बेसिकली एक ड्राफ्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, इस तरीके से हम काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरियाज बनाए गए हैं, बेसिकली अलग अलग, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट इसको डिवाइड कर दिया 4 ग्रुप्स में। ये डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया 1, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ पे इन्होंने फ्लो मीटर्स लगा रखे हैं, अगर कहीं पे पानी की लीकेज है ना तो वो बता देगा। इसके तहत क्या होगा कि वो ज़्यादा कर्व कर सकेंगे। फ्लो मीटर इंस्टॉल कर दिए टू डिटेक्ट लीक्स ऑफ वाटर, एंड वाटर शुड बी सैम्पल्ड एट ट्रीटमेंट प्लांट्स एट एवरी 4 आवर। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ हर 4 घंटे में उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स काउंट हो जाएंगे, कि वो फिट है या नहीं कंजप्शन के लिए।
क्योंकि हमें पाइप वाटर मैंने बता दिया 2024 तक अंडर जल जीवन मिशन काम करना है, सो ये उसके तहत चीज़ें थी। देन इज़ अबाउट इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट्रीज ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, एक NGO है ये, 1978 में बनाया गया था ताकि जो पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको थोड़ा स्मूदन किया जा सके, थोड़ा कर्ब किया जा सके एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर की जा सके। देन इज़ अबाउट नौखाई जोहर। नौखाई जोहर क्या है? ये एक नौखाई मतलब न्यू खाई मीन्स ईट, मतलब जो नया क्रॉप आता है उसको अपने देवी देवता को समर्पित करते हैं और थैंक्स करते हैं आपने हमें फूड दिया। एंड उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड न्यू नेबरिंग स्टेट्स में ये मनाया जाता है। गॉडेस सामलवेश्वरी इन द सामलवेश्वरी जो गॉडेस है उनकी वहाँ पे उनको जो प्रोड्यूस है उनके चरणों में अर्पित किया जाता है। सांबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में ज़्यादा मनाया जाता है। देन इज़ अबाउट नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर्स बनाई गई है, कंपोज की गई है सरकार के द्वारा, जो हेड की जाएगी यूनियन जस्टिस मिनिस्टर एंड 10 रिप्रेजेंटेशन होंगे सेंट्रल डिपार्टमेंट से, 5 स्टेट्स एंड मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर्स भी होंगे। ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं? जिनका जो बर्थ का सेक्स है वो उनके अभी प्रेजेंट सेक्स से मैच नहीं करता, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसिल के मेन फंक्शन क्या होंगे? एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, लेजिस्लेशंस जो भी ट्रांसजेंडर्स के हित में, जैसे SC/STs है ना, सेम वही उनकी भी जो कमीशन है उसकी तरीके से काम करेगी। रिव्यूइंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट, तो ये सब काम ये करेंगे। तो व्हाट आर फ्लेवोनॉइड्स? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हर वेजिटेबल और फ्रूट में होते हैं, उनको कलर प्रोवाइड करते हैं फ्लेवोनॉइड्स बेसिकली। गुड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मतलब फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देते शरीर में, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो शरीर में जो भी सूजन वूजन नहीं होने देते, ठीक है। तो अभी बोला कि फर्स्ट सिंथेटिक रूट डेवलप किया इन्होंने ताकि वो फ्लेवोनॉइड मॉलिक्यूल्स को लैब में ही प्रिपेयर कर सके फॉर ट्रीटमेंट ऑफ TB एंड चिकनगुनिया। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।